नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं इस नए प्लेलिस्ट में जो कि है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आज हम लोग फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन का जो टॉपिक है आप लोग को मैं बता देता हूँ एकदम सिंपली, आप लोग को अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। जितने भी आपके इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं, ओके, उनको आप ले लीजिए। फर्स्ट नेबर, ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड डिस्टेंट नेबर्स जैसे जापान, आपका कोरिया और मंगोलिया, अफगानिस्तान। ठीक है, ये आपके थोड़े से डिस्टेंट नेबर में आते हैं। ठीक है, सऊदी के आप लोग यूएई को पकड़ सकते हैं। ठीक है, इसराइल को पकड़ सकते हैं, आपका क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपके डिस्टेंट नेबर में आ गए। ओके, डिस्टेंट नेबर। ओके, थर्ड लिटोरल कंट्रीज। लिटोरल कंट्रीज, हालांकि लिटोरल कंट्रीज का जो क्या बोलते हैं रोल है वो इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे लिटोरल कंट्रीज, व्हाट आर लिटोरल कंट्रीज? लिटोरल कंट्रीज मतलब जो इंडियन ओशन के आसपास हैं, जो इंडियन ओशन के अंदर मतलब इंडिया से जुड़े हुए। मतलब आप ऐसे समझ के रखिए, मैं आप लोगों को मैप दिखाता हूँ। देखिए, ये आपके इंडियन ओशन के आसपास के लिटोरल कंट्रीज हैं। ठीक है, ऐसे कंट्रीज जिनका इंडियन ओशन से बॉर्डर लगता है, दोज आर नोन एज लिटोरल कंट्रीज फॉर इंडिया। ठीक है, इनको आप कह सकते हैं नेबर ही कहा जाता है। क्यों? लिटोरल कंट्रीज शब्द अलग है, मतलब इसका आप लिटोरल का मतलब ये होता है कि जो किसी वाटर बॉडी को सर्कल करता है, दैट इज नोन एज लिटोरल। ठीक है, तो आप लोग अगर करंट के हिसाब से देखिए, आज के जमाने मतलब एंशियंट समय में आप लोग मान सकते हैं कि जो ओशन है, ठीक है, ये जो ओशन है ये एक क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट जर्नी है। लोग इसको डिवाइडिंग पॉइंट समझ सकते हैं कि हाँ ये डिवीजन का कारक है। जैसे कि आप लोग ऐसे समझिए कि इंडिया को अगर मेडागास्कर के साथ कोई रिलेशनशिप रखना है, मतलब ट्रेड वगैरह करना है, तो ये बीच में ओशन है। ठीक है, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ था एंशियंट टाइम के लिए, लेकिन आज क्या है, ये ओशन ही तो कनेक्टिंग लिंक है। हमें को कुछ ना रोड लगाना है, ना रेलवे लगाना ही है, ना अलग से एरोप्लेन वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत है। बस एक शिप लिया, सामान रखे, यहाँ से चले वहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, तो एक्चुअली में ओशंस या वाटर बॉडीज जो है, दे आर कनेक्टिंग पॉइंट्स नाउ। ठीक है, दे आर नाउ कनेक्टिंग पॉइंट्स रादर देन बीइंग अ डिवीजन पॉइंट्स। समझ में आ रहा है? दैट इज वाई अब हम लोग जो ओशन ट्रेड होता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। वर्ल्ड ओवर हर जगह पे जो ओशन ट्रेड होता है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये चीप है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सामान इसमें लेके जा सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा लोड वगैरह। जैसे आप एरोप्लेन के अंदर, एयरप्लेन है या कार्गो प्लेन है, तो उसके अंदर एक लिमिट है, उससे ज़्यादा आप नहीं लेके जा सकते। लेकिन इसके अंदर आपको बस वेसल का साइज बढ़ाना है, उसके बाद आप कितना भी लेके जा सकते हो। पूरा जो वेसल है वो आसानी से उठाया जा सकता है बाय द, ये आपका ओशन जो है वो उसको आसानी से उठा लेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसको कुछ बनाना नहीं है, तो प्रकृति ने बना के दिया हुआ है। ओके, तो ये तो पूरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से ये काम करने वाला है, तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। बस आपको वेसल का साइज बढ़ाना है और सामान उसके अंदर लोड करते चला। आज इतने इतने भारी भारी सामान, जैसे मतलब 1 लाख टन तक के आपके ऑयल के शिप टैंकर्स है, जो इतना वजन का आपको ऑयल वगैरह लेके यहाँ से कार्गो वगैरह की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो इतना जो वेरी मतलब हैवी हैवी चीज लेके यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, तो ये एक एक्चुअली मतलब कनेक्टिंग लिंक है रादर देन बीइंग अ डिवीजन लिंक। समझ में आ रहा है? चलिए वापस आते हैं। तो ये आपके लिटोरल कंट्रीज हो गए। एंड फिर फोर्थ जो क्या बोलते हैं कंट्रीज की बात की जाए, तो जो आपके डेवलप कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज या फिर जो वर्ल्ड पावर्स है उनके साथ, जैसे कि आपका यूएसए, ठीक है, यूके, रशिया, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस, ये सारी की सारी कंट्रीज को आप लास्टली पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो है ये नेबरिंग कंट्रीज देखेंगे, और जो छोटे मोटे डिस्टेंट नेबर जो कि हमारे लिए मतलब इस सेक्शन में भी आ जाएंगे, उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों हम लोग कंबाइन करके पढ़ने वाले। लिटोरल कंट्रीज को हम लोग नहीं देखने वाले, क्योंकि लिटोरल कंट्रीज में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बहुत हुआ तो ट्रेड रिलेशनशिप वगैरह देखने होते हैं, क्योंकि इनसे हमारा कोई डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज तो होती नहीं है। ठीक है, हमारा डिस्प्यूट वगैरह तो कुछ चलता नहीं रहता। बहुत होता है तो छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं, जो कि मतलब ऐसे कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोला जो कि हमारी पॉलिसी से अलग होता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो वापस से हाँ हाँ चलो चलो कट्टी का बट्टी कर लेते हैं, और क्या बोलते हैं वापस से दोस्ती कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें होती रहती है। लेकिन जो आपके
नेबरिंग कंट्रीज है, इनके साथ आपके एक्चुअल प्रॉब्लम चलते हैं, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बॉर्डर डिस्प्यूट्स वगैरह, इन्हीं के साथ चलने वाला है, ठीक है। तो दैट इज वाई हम लोग नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड फिर जो आपके इंपॉर्टेंट है ऐसे यूके यूएस वगैरह है, इनके साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप देके फिर वाइंड अप करेंगे। इतना ही आप लोग को पढ़ना है। बाकी जो आपके इंटरनेशनल जो क्या बोलते हैं बॉडीज है, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन लोग के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं, उन लोग को आप देख लीजिएगा। अगर मुझे लगा तो इनके ऊपर सेपरेट वीडियोस बना के इसी के अंदर अपेंड कर दूंगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से देखा जाए तो पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इंक्लूड करना अगर मुझे लगेगा कि हाँ टाइम बहुत परमिट कर रहा है और क्या बोलते हैं इन सबको भी इसी के अंदर ऐड कर देना चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली डू दैट। ओके, चलिए आते हैं इंडिया चाइना रिलेशन स्टार्ट करते हैं। इंडिया चाइना से राइट नाउ सबसे ज़्यादा न्यूज़ में यही चल रहा है, तो दैट इज़ वाई हम लोग इसको पहले ले रहे हैं। नहीं तो जनरली आई स्टार्ट विद इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप के साथ ही स्टार्ट करता हूँ, बट फिर भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडिया चाइना से। ओके, तो इंडिया चाइना रिलेशनशिप आपको तो अच्छी तरीके से पता है। अगर मतलब अगर इसमें हम लोग को बात करना है तो इसमें दो सेक्शंस आते हैं, एक तो आपका हो गया पॉजिटिव्स और एक तो हो गया नेगेटिव्स, ठीक है। पॉजिटिव्स में जनरली आपके कल्चरल रिलेशन, हिस्टोरिकल रिलेशन, ये सब आप लोग लिखते हो, ठीक है। हिस्टोरिकल रिलेशनशिप क्या है, कल्चरल रिलेशनशिप क्या है, वो सब चीज़ें तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा होती है वो होती है नेगेटिव्स, ठीक है। निगेटिव्स, क्योंकि यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाता है वो नेगेटिव्स के ऊपर ही बनाता है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेन है, कुछ प्रॉब्लम है उसके अंदर, तो उसके अंदर क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसके ऊपर, ठीक है। और इंडिया चाइना रिलेशनशिप के अंदर पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव से आप लोग जानते होंगे, तो दैट इज वाई हम लोग को नेगेटिव्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे नेगेटिव जो इंपॉर्टेंट इशूज़ है वो सारे मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, एक एक करके बारी बारी देखेंगे। बट आप लोग को याद रखना है कि नेगेटिव्स के ऊपर ज़्यादा आप लोग को फोकस करना है, बिकॉज आप लोग को जब आप वहाँ पे मेंस के अंदर क्वेश्चन का आंसर करोगे तो वहाँ पे दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप नेगेटिव्स के ऊपर ज़्यादा हाईलाइट करोगे और उनको रिजॉल्व करने का सोल्यूशन, जो प्रैक्टिकल सोल्यूशंस होते हैं वो वहाँ पे देने की कोशिश करोगे। ओके, चलिए तो इंडिया चाइना रिलेशनशिप की बात करते हैं। आते हैं इसके पहले मैप के ऊपर। दिस इज द एक्चुअल रीजन जो कि हमारा डिस्प्यूटेड भी है और ये हमारा बाउंड्री भी है, ठीक है। तो दिस इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। यहाँ से आपकी बाउंड्री स्टार्ट होती है। एक दूसरा कलर लेता हूँ तो आपको ठीक है। लेट्स टेक ब्लैक वन, ठीक है। नहीं, ब्लैक तो और गंदा दिख रहा है, येलो। दिस इज द आपका बाउंड्री, ठीक है। यहाँ पे बाउंड्री हो गया, फिर आपका सिक्किम पे यहाँ पे बाउंड्री हो गया, ओके। एंड फिर उसके बाद यहाँ का बाउंड्री हो गया, ओके। दिस इज द रीजन जिसको कहा जाता है मैकमोहन लाइन, ठीक है। एक्चुअली में मैकमोहन लाइन इसी रीजन को सिर्फ कहा जाता है, इस रीजन को नहीं कहा जाता। बट मैकमोहन, ठीक है, मैकमोहन लाइन इसको कहा जाता है। बट हम लोग एज ए मतलब सिंपली अपने रेफरेंस के लिए हम लोग इसको और इसको सबको कंबाइनली मैकमोहन लाइन ही कहते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली में जो मैकमोहन क्या बोलते हैं लाइन खींची गई थी वो इस रीजन के लिए खींची गई थी। इससे रिलेटेड एक और चीज़ आप लोग को याद रखना चाहिए, यंग हस्बैंड कमीशन, ठीक है। यंग हस्बैंड कमीशन, हस्बैंड जो जवान है, ठीक है। यंग हस्बैंड कमीशन करके एक कमीशन था जो कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा था चाइना के अंदर टू मतलब डिमार्केट द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, ठीक है। तिब्बत और इंडिया के बीच में बाउंड्री डिमार्केट करने के लिए यंग हस्बैंड कमीशन भेजा गया था, जिसने ये पूरा का पूरा लाइन वगैरह डिमार्केट किया था, जिसको चाइना अब मानता नहीं है। वो कहता कि ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, अक्साई चीन वाला रीजन और यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि उसका है, ठीक है। बेचारा गरीब है, देश है, उसको आता जाता नहीं है अभी भी। बहुत मतलब मैंने आपको कई बार बताया कि वो 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी के अभी तक मैप्स वगैरह यूज़ करता है, अभी तक मैप अपडेट करने की इसकी ताकत नहीं आई, ठीक है। गरीब देश है, ठीक है। खैर आते हैं तो स्टार्ट करते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट से ही। सबसे पहले पहले आपको पॉजिटिव्स वगैरह कुछ बता देता हूँ। तो चाइना जस्ट लाइक इंडिया ये भी क्या बोलते हैं आपके कॉलोनी रहा है। इसके ऊपर एक्चुअली काफ़ी कंट्रीज ने आधिपत्य किया। इनफैक्ट तिब्बत वगैरह तो मतलब एक समय था जो इंडिया के प्रोटेक्टेड, मतलब ब्रिटिश इंडिया के प्रोटेक्शन के अंदर था। और चाइना के जो उस समय की डायनेस्टीज वगैरह थी उसके ऊपर यूके ने काफ़ी मतलब दबाव बना के अंदर इंट्रूजन तो कर लिया। लेकिन फिर उसके बाद जितने भी वर्ल्ड पावर्स थे उन लोगों ने कहा कि भाई चाइना शुड बी मतलब ओपन डोर पॉलिसी के अधीन होना चाहिए। ओपन डोर पॉलिसी, व्हाट इज ओपन डोर पॉलिसी, वही बताया था।
ओपन डोर पॉलिसी मीन्स यहाँ पे किसी एक कंट्री का राज नहीं होगा। जैसे इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो राज था वो यूके का था, ठीक है, लेकिन चाइना इंडिया से काफी बड़ा था, तो दैट इज वाई। और उस समय तक मतलब चाइना के ऑक्यूपेशन तक काफी सारे यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स वगैरह आ चुके थे, जैसे यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया, जापान भी आ चुका था। तो ये हो रहा था कि भाई इन सबको भी अपना अपना शेयर मिलना चाहिए, सबको इक्वल इक्वल शेयर मिलना चाहिए, या सबको थोड़ा थोड़ा पार्ट दे दीजिए, सो दैट इन दोनों इन इस मतलब इतना बड़ा जो कंट्री है चाइना, वो किसी एक के अधीन ना रहे। ओके, तो दैट इज वाई ओपन डोर पॉलिसी। ये सब टर्म्स वगैरह याद रखिएगा, जैसे मैकमोहन लाइन, ओपन डोर पॉलिसी, यंग हस्बैंड, ये सब मैं बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में है, मैंने इसके लिए मैंने इतना बार पढ़ा है कि मुझे दिमाग में बार बार आ जाता है। बट ऐसे बुक्स वगैरह में आपको कहीं भी मिल जाए। अच्छा हाँ, आप लोगों को अगर बुक बता दूँ कि कौन सा आप लोगों को बुक पढ़ना पसंद रहेगा, तो आप क्या बोलते हैं, एक तो क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की शायद अर्जुन देव जी की बुक है, ठीक है, अर्जुन देव जी की बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी है, ठीक है। वरना जो अब मैं रेकमेंड करने लगा हूँ, अब मुझे वो बुक बहुत ज़्यादा पसंद आती है, वो है आपके जो राइट नाउ आपके मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, एस जयशंकर जी, ठीक है। एस जयशंकर जी जो है, उनकी बुक है द इंडिया वे, ठीक है, द इंडिया वे। इसको आप लोग पढ़िएगा, ये आपका मतलब डीप इनसाइट प्रोवाइड करेगा, और सारे के सारे जो आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप का जितना भी कोर्स है वो सबको ये केटर करता है। ओके, तो आप लोग को अच्छी तरीके से पता चल जाएगा, हर एक टॉपिक के ऊपर इसने डिस्कशन किया होगा। ओके, तो खैर चाइना इस तरीके से था, और इंडिया ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल वी यूज टू सपोर्ट कि चाइना का भी फ्रीडम होना चाहिए, चाइना को भी इंडिपेंडेंस वगैरह मिलनी चाहिए, ठीक है। इसको भी एक्चुअली में देखा जाए तो 1916 के आसपास इसको एक सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस दिया गया था, जो कि मतलब पपेट गवर्नमेंट यहाँ पे बना दी गई थी, एक पपेट गवर्नमेंट बना दी गई थी, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, जस्ट टू काउंटर कम्युनिज्म, ठीक है, कम्युनिज्म को काउंटर करने के लिए ये जो वर्ल्ड पावर्स है उन्होंने यहाँ पे एक पपेट गवर्नमेंट बना के रखी थी। ओके, बट इनके बीच में और कम्युनिस्ट फोर्सेस के बीच में काफी समय तक सिविल वॉर चला, जो कि अल्टीमेटली 1949 में जाके खत्म हुआ, और कम्युनिस्ट सरकार जीत गई, और क्या बोलते हैं जो नेशनलिस्ट फोर्सेस है दे रिट्रीटेड टू ताइवान, उन्होंने ताइवान में जाके शरण ली, जो उस समय उसको फॉर्मोसा कहा जाता, ठीक है, फॉर्मोसा कहा जाता था। वहां पे जाके उन लोगों ने शरण ली, और चाइना बिकेम द कम्युनिस्ट कंट्री। ओके, खैर वो सब चीज़ें हो गई हिस्ट्री की। एंड इंडिया सपोर्टेड ऑलवेज, इनफैक्ट इंडिया जब क्या बोलते हैं आज़ाद हुआ, तो उसके बाद तिब्बत का जब रोल आया कि तिब्बत किसके पास, क्योंकि तिब्बत वॉज अंडर द यूके का प्रोटेक्शन, ठीक है, जो आपका ब्रिटिश सरकार यहाँ पे थी उसके प्रोटेक्शन में था आपका तिब्बत। तो ये बात हुई कि भाई तिब्बत किसके अधीन जाएगा, क्योंकि इंडिया भी आज़ाद हो चुका है और चाइना भी आज़ाद हो चुका है, तो हुम इट शुड बिलोंग टू। बट उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने मतलब हंसने वाली बात नहीं है, बट राइट नाउ हमारे लिए एक बोन ऑफ कंटेंशन ये बन के पड़ गया कि तिब्बत को चाइना का प्रोटेक्शन में कह दिया कि तिब्बत शुड बिलोंग टू चाइना, बिकॉज ये जो रीजन है ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है। तिब्बत इज अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ इंडिया, जितना इंडिया बड़ा है उसका आधा से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, लगभग 60% आप कह सकते हैं, 60% जो इंडिया के एरिया है उतना बड़ा तिब्बत है, ठीक है। तो उस समय हम लोग ने ये प्रोटेक्शन दे दिया चाइना को, कि मतलब तिब्बत जो है वो चाइना को बिलोंग करता है, चाइना को ही दे देना चाहिए, ऐसा हम लोग ने कर दिया, और उस समय वो चाइना को दे भी दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बाद में चाइना ने तिब्बत को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई कर लिया। इट वाज अंडर प्रोटेक्शन, ये दोनों चीज़ों को आप लोगों को समझना होगा कि दोनों चीज़ें अलग है, ठीक है। प्रोटेक्टोरेट होना मतलब ये एक ऑटोनोमस रीजन है जो कि चाइना के अंडर काम करने वाला, ठीक है, चाइना इसका डिफेंस वगैरह देखेगा, बट अल्टीमेटली चाइना ने इसके ऊपर पूरी तरीके से आधिपत्य कर लिया। इनफैक्ट बहुत सारे तिब्बतियंस ने चाइनीज फोर्सेस के सामने खड़े होकर अपने आप को आग लगा लिया, जस्ट टू शो द रेजिस्टेंस, बिकॉज दे वर बुद्धिस्ट, तो वो हिंसा पे विश्वास नहीं करते, दैट इज वाई उन्होंने अपने आप को आग लगा के देह त्याग कर दिया, ठीक है। ये सब खैर हिस्ट्री का हिस्सा है, कोई इतना याद रखने की कोई जरूरत है, ठीक है। तो वी सपोर्टेड दिस ऑल द पॉजिटिव थिंग जो हम लोगों ने उस समय किया। फिर वी सपोर्टेड कि चाइना का परमानेंट सीट जो है यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में, जो परमानेंट सीट जो चाइना की थी वो वैसी की वैसी बनी रहे, मतलब चाइना को मिलनी चाहिए, इंडिया को नहीं मिलनी चाहिए, दो इट वॉज बिन ऑफर्ड टू इंडिया कि हाँ इंडिया या चाइना की जगह पे आ जाए, बिकॉज चाइना का जो गवर्नमेंट थी पहले नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी, वो अब हटा के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ चुकी थी। तो वी सपोर्टेड कि नहीं नहीं, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है तो क्या हुआ,
चाइना पहले सिक्योरिटी काउंसिल में था, तो इसको सिक्योरिटी काउंसिल में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो वी गिव अप, और मतलब हमारा जो स्टेक था वो हम लोगों ने देखे चाइना को सपोर्ट किया कि चाइना को ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो चाइना अल्टीमेटली रिमेंड इन द सिक्योरिटी काउंसिल, और आज यही बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है हमारे लिए, हम लोग को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने नहीं देता, ठीक है। दिस इज हिस्ट्री। हिस्ट्री को कभी भी मतलब आप इस तरीके से, मतलब ये डिप्लोमेसी है, अगर कहा जाए इंटरनेशनल रिलेशनशिप में डिप्लोमेसी इज द की, ठीक है। आपके हाथ में अगर कुछ अच्छा आ रहा है तो यू शुड ग्रैब इट, rather than giving the favor to any other country कि हाँ ये मुझे फेवर करेगा, बाद में मेरे रिटर्न में कुछ देगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन डजंट वर्क लाइक दैट, ओके। तो खैर दिस इज ऑल द हिस्ट्री वगैरह। इनफैक्ट दिस ये इंडिया ने चाइना के जो सिक्योरिटी काउंसिल में सीट थी उसको 1962 के बाद तक सपोर्ट किया। 1970 के मैं आपको बात कर रहा हूँ, 1970 के आसपास, जब वापस से इंडिया के पास ये बात कही गई कि भाई आपके नहीं 65 के आसपास, हाँ 65 के आसपास, जब रिचर्ड निक्सन से हमारी बातचीत वगैरह होने स्टार्ट हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा यूएसए के साथ हम लोग बातचीत वगैरह करना स्टार्ट कर रहे थे ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह के रिलेटेड। तो उस समय इट वाज गिवन कि हाँ इंडिया चाहे तो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन सके, वी विल सपोर्ट, ठीक है, सब लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बाकी सारे कंट्रीज तो इंडिया के सपोर्ट में थे, रशिया भी था, यूके भी था, फ्रांस भी था, और यूएसए भी था। तो चाइना हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। बट प्रॉब्लम उस समय यही हो गया कि इंडिया ने उस समय भी ये कह दिया, मतलब 65 जो जब उसने हम लोग को बुरी तरीके से रौंद के चला गया था, उसके बाद भी वी सपोर्टेड कि चाइना को ही मिलना चाहिए, हम लोग को नहीं मिलना चाहिए। वॉट में भी द रीजन पता नहीं उस समय की सरकारों ने ऐसा क्यों किया, मैं किसी का क्रिटिकल नहीं हूँ, बट इट इज़ रॉन्ग थिंग। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी डजंट वर्क लाइक दैट कि आप उसको उसके साथ अच्छा करोगे तो वो आपके साथ अच्छा ही करेगा। ये सब सिर्फ और सिर्फ मतलब आसपास के रिलेशनशिप में पॉसिबल है, ह्यूमन रिलेशनशिप में पॉसिबल है। यहाँ पे ये इनह्यूमन है, ठीक है, ये चाइना जो है वो इनह्यूमन है, यहाँ की सरकार इनह्यूमन है, वो अपने लोगों को बख्शती नहीं है गोलीबारी करने से, तो आपके लिए क्या इतना अच्छा करने वाला है, ओके। तो खैर आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल है बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है, सबसे प्रोमिनेंट है बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है। बीजिंग का जो इंस्टेंस है वो ये कहता है कि भाई बॉर्डर डिस्प्यूट को हम लोग बैकग्राउंड में रख सकते हैं, हम लोग पहले ट्रेड रिलेशनशिप के ऊपर काम करते हैं, बट इंडिया का ये इंस्टेंस है कि भाई ट्रेड रिलेशनशिप तभी अच्छी तरीके से फ्रूटफुल होगा जब बॉर्डर्स अच्छी तरीके से काम करे होंगे, मतलब बॉर्डर्स एकदम सिक्योर हो और सेफ हो, ये सब जो आप लोग करते हो इंट्रूजन वगैरह वो सब ना हो, ठीक है। विदाउट गोइंग इन एनी पार्टी डिप्लोमेसी, बट आप लोगों को ये समझना होगा कि बिफोर 2010, ठीक है, आपकी जो एक्चुअल पॉलिसी चाइना से रिलेटेड या चाइना के बॉर्डर से रिलेटेड वो ये थी कि वी विल नॉट कंस्ट्रक्ट एनी, ये आपका जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है इनको कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, इनको हम लोग एक्सेसिबल नहीं बनाएंगे, सो दैट अगर चाइना अटैक भी करता है तो वो ज़्यादा दूर तक अंदर ना आ पाए, ठीक है। ये ऐसा हम लोग का ये था कि भाई अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे तो चाइना कभी भी वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करते करते इंडिया के अंदर इंक्लूड करता चला जाएगा, ठीक है। बट इट वाज आल्सो नेगेटिव फॉर आवर पर्सपेक्टिव, बिकॉज हम लोग भी खुद भी तो वहां पे सप्लाई नहीं कर सकते ना, हम लोग भी अपने सामान वहां पे साजो सामान पहुंचा नहीं सकते। तो चाइना अगर अटैक करेगा तो हम लोग अपने ही लोगों को, अपने ही सोल्जर्स लोगों को मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि हम लोग उनके पास कोई भी खाने पीने के सामान, रसद वगैरह, गोलीबारी के सामान भी नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड वी हैव टू एयरलिफ्ट एवरीथिंग फ्रॉम टैंक्स वगैरह, हर चीज हम लोग को एयरलिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, ओके। बट दिस वाज द मतलब ये हमारा पॉलिसी था। बट आफ्टर 2010 या कह सकते हैं उसके आगे से हम लोग ने इस पॉलिसी को चेंज कर दिया, एंड वी एम्बार्क्ड अपॉन द पॉलिसी ऑफ हैवीली कंस्ट्रक्टिंग दिस अपना बॉर्डर टाउन्स वगैरह को। दैट इज वाई आप लोग देख रहे होंगे कि रिसेंटली बहुत सारे इंडो चाइना क्लैशेस इसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि उस समय चाइना ने काफ़ी सारे इंडियन टेरिटरीज के अंदर इंक्लूड कर लिया था, क्योंकि हमारे पास रोड रास्ते तो थे नहीं, तो हमारे जो सेना वगैरह थी वो अंदर बैठती थी। अब हम लोग जो एक्चुअल बॉर्डर लाइन पे जा रहे हैं तो वहाँ पे चाइनीज लोगों ने अपने अपने पोस्ट वगैरह बना दिए, या फिर वहाँ पे वो घूमने फिरने के लिए खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकल के आते थे। तो अब उन लोग के साथ हमारा ओकेजनल क्लैशेस वगैरह होते रहता है, क्यों, क्योंकि इनिशियली दे यूज्ड टू कम, उन लोग पिछले 20-25 साल से आ रहे हैं, तो उन लोग को ये लगता है कि भाई ये सब एरिया तो हमारा, ये हम लोग के, अब ये इंडियन फोर्सेस यहाँ पे क्या करिए, ठीक है। दैट इज वाई बहुत सारे हमारे इस बीच हमारे डोकलाम, या फिर डोकलाम तो खैर इसमें हुआ था, भूटान में हुआ था आपका, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जो आपका देखिए ऐसे समय पे भूल जाऊंगा, अक्साई चीन का रीजन जो आपका है, गालवान वैली, आपका तवांग वैली, इस सब में जो प्रॉब्लम्स वगैरह हुई वो इसी वजह से हुई है, क्योंकि
नाउ वी आर क्लेमिंग अवर टेरिटरी, हम लोग अपने टेरिटरी को क्लेम कर रहे हैं और वहाँ पे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज द एक्चुअल रीजन जहाँ पे आपका प्रॉब्लम अभी तक है चाइना के साथ। ये अक्साई चीन का रीजन है जो कि इंडिया का टेरिटरी है और इसको चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। वो यहाँ से एक काशगर जिंगजियान करके उसने रोड बना के रखा हुआ है जो कि अक्साई चीन में से होके जाता है। इंडिया ने इसके ऊपर क्लेम करके रखा है, बट प्रॉब्लम वही है कि भाई चाइना ने इसको ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है एंड वी डोंट हैव एनी एक्सेस एनी मोर। ठीक है, तो ये आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, लद्दाख में थोड़ा सा रीजन है जिसको वो क्लेम करता है पैंगोंग सो लेक वगैरह, सो मुरारी लेक वगैरह के आसपास। एंड यहाँ पे शिपकिला और लिपू लेक के आसपास आप कह सकते हैं कि छोटा छोटा एक पॉकेट्स है जिसको वो क्लेम करता है कि हाँ ये सब एरिया मेरा है। स्पीति वैली वगैरह के आसपास वो कहता है कि ये सब एरिया मेरा है। ठीक है, नेक्स्ट, इनिशियली वो तवांग के ऊपर कहता था कि तवांग उसका है, लेकिन बाद में उसने क्लेम को एक्सटेंड कर दिया और कहना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये जो अरुणाचल प्रदेश है इट इज़ एक्चुअली मिनी तिब्बत, ये तिब्बत का हिस्सा है, इसको भी हम लोग अपना मतलब ये चाइना का टेरिटरी है, ऐसा वो क्लेम करता है। चाइना की एक पॉलिसी है हैंड एंड फिंगर मतलब पाम एंड फिंगर पॉलिसी, जिसके तहत वो तिब्बत को पाम कहता है, दिस इज द पाम। ठीक है, ये पाम वाला हिस्सा है, उसके 5 उंगलियां हैं। 5 उंगलियां कौन कौन सी है, आपका अक्षय चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पे नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ये आपके 4 हो गए। एक कुछ आपका सिक्किम, सॉरी हाँ यहाँ पे सिक्किम। दिस इज द रीजन जिसको ये कहता है कि ये सारा का सारा जो 5 है ये पांचों के पांचों तिब्बत का हिस्सा है, कभी ना कभी तिब्बत का हिस्सा रहे हैं। तो दैट इज वाई मतलब कभी रहे भी नहीं होंगे तो भी वो कहता ही है कि हाँ ये इसका हिस्सा है, दैट इज वाई इट शुड बिलोंग टू तिब्बत। और तिब्बत से बिलोंग करने का मतलब है कि वो चाइना को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, दिस इज द पॉलिसी ऑफ पाम एंड फिंगर। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दिस इज द बॉर्डर इशू जो हम लोग मतलब फेस कर रहे हैं और हम लोग इसके ऊपर लड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इशू है ब्रह्मपुत्र इशू। ठीक है, इसको वहाँ पे यालुंग सैंगपो या रैंगो सैंगपो बोलते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र मैंने आप लोगों को बताया कई बार, आप लोगों को बताया कि क्या है मतलब इसका इशू वगैरह भी मैंने आपको कई बार बताया। देखिए प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, आपका 2011-10 के आसपास चाइना ने बोला कि यहाँ पे मैं बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाऊंगा। ठीक है, दिस आर द नेम्स ऑफ द डैम्स, इनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। इसने 4 बैक टू बैक डैम्स बनाने की बात कही, इनफैक्ट इसने बना भी लिया है। तो क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे डैम्स इसने सैंगपो रिवर के ऊपर मतलब आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बनाया। यहाँ से आपका मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र निकलती है। ठीक है, मानसरोवर के पास मानसरोवर से थोड़ी डिस्टेंस से वहाँ से निकलती है और फिर ये ऐसे ऐसे करके ड्राई रीजन ऑफ द तिब्बत से होते होते यहाँ 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 पे आती है और फिर यहाँ पे आके वो नामचा बरवा के पास यहाँ पे सिंटैक्सियल बेंड लेती है और वो इट एंटर्स इनटू इंडिया एज दिहांग। ठीक है, दिहांग के रूप में ये यहाँ पे इंडिया में एंटर करती है, विच वी हैव टेकन, हम लोग अच्छी तरीके से बात किया है। अगर आप लोग ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें इंडियन ज्योग्राफी में मैंने ब्रह्मपुत्र रिवर का पूरा ड्रेनेज बेसिन अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। ओके, उसको भी देख लीजिएगा, आपका ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट, हिस्ट्री का प्लेलिस्ट, इकोलॉजी का प्लेलिस्ट सब देख लीजिएगा। ओके, खैर, तो दिस इज द बोन ऑफ कंटेंशन। ये जो इसने डैम्स बनाया है, इसने इस रीजन को जो कि बहुत ही ड्राई रीजन है वहाँ पे पानी वगैरह के लिए इसने बना के रखा है। बट ब्रह्मपुत्र इसके इस डैम की वजह से हमारे यहाँ पे जो पानी का एक्सेस है वो कम हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द मतलब समर सीजन के समय पे जो इस रीजन में ड्राई कंडीशन हो जाते हैं तो हमें पानी की जरूरत पड़ती है, तो वो सारा का पानी यहाँ पे स्टोर रहता है। ठीक है, आपके डैम्स में स्टोर रहता है जो कि बहुत ही हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बट ड्यूरिंग द मानसून सीजन, मानसून के समय पे यहाँ पे एक्सेस बारिश वगैरह होती है और दिस रीजन पूरा फ्लड हो जाता है। ठीक है, तो ये डैम्स वगैरह को ओपन कर देता है और ये फ्लड ओपन कर मतलब डैम्स ओपन करते ही ये क्या होता है, इस अरुणाचल प्रदेश का रीजन या आसाम का रीजन फ्लडिंग करता है और फिर उसके बाद यही पानी आपका बांग्लादेश में जाता है और वहाँ पे फ्लडिंग वगैरह करता है। तो हमारे रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ खराब होता है क्योंकि हम लोग अपने यहाँ पे पानी स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि वो इतना ज़्यादा ब्रह्मपुत्र का मैंने आप लोगों को बताया कि उसकी जो वॉल्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो दैट इज़ वाई हम लोग उसको स्टोर नहीं कर सकते यहाँ पे, और स्टोर ना करें उसको ऐसे सीधा छोड़ दे तो बांग्लादेश में बाढ़ वगैरह आ जाता है। सो दिस इज ऑल द बोन ऑफ कंटेंशन जो कि अभी तक बना हुआ है। और मतलब खैर ब्रह्मपुत्र इशू को हम लोग ने जब चाइना के साथ बताया तो उसने बोला कि भाई हम लोग रेगुलर बेसिस पे ब्रह्मपुत्र के जो क्या बोलते हैं वाटर के लेवल्स वगैरह हैं वो इंडिया के साथ शेयर करते रहेंगे और बांग्लादेश के साथ भी शेयर करते रहेंगे। सो थोड़ा थोड़ा मतलब इसके ऊपर काम हो रहा है और शेयर वगैरह भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं पूरी तरीके से। इवन आपके ये क्या बोलते हैं गालवन इशू वगैरह मतलब स्टैंड अप होने के बावजूद भी इसने अपने डिटेल्स वगैरह शेयर किए थे।
विच इज़ गुड मूव, बट प्रॉब्लम वही है कि भाई ये जब डैम बन चुका है तो अब इसको तो तोड़ तो सकते नहीं है, और जो हमारे यहाँ पे डैम्स हम लोग बना नहीं सकते, तो प्रॉब्लम वैसा का वैसा बना हुआ है, ठीक है। और बस वही है कि भाई लोअर लोअर रिपायरियन स्टेट जो है वो कभी भी इस चीज़ से भुगतते ही रहते हैं। सेम केस आपका इंडस के लिए भी है, बट इंडस हमारे यहाँ पे बहुत ही कम बहती है, दैट इज़ वाई हम लोग उसको इतना निगलेक्ट, मतलब हम लोग उसको इतना ध्यान नहीं देते। बट ये जो आपका ब्रह्मपुत्र वाला रीजन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके वजह से आपका काफ़ी सारा जान माल का हर साल होता है आपके आसाम बेसिन में खास तौर से। ओके, चलिए नेक्स्ट। इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात की जाए तो अगर आप लोग को 2009 का डेटा 2019 का डेटा वगैरह बताया जाए तो 17% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है 70% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 45% से ज़्यादा हम लोग, अब तो बढ़ चुका है, ठीक है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो है, मतलब आपको फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं एपीआईज, ठीक है, वो हम लोग 75% के आसपास, अब तो बढ़ चुका है ना, दैट इज वाई बता रहा हूँ, 75% के आसपास हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेदर गुड्स इतने ज़्यादा हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। अगर फर्टिलाइज़र हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करते हैं तो इतने परसेंट का चीपर पड़ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यहाँ वहाँ पे इतने परसेंट का क्या पता चीपर पड़ता है। अगर डेटा प्रोसेसिंग वहाँ से खरीदते हैं डेटा प्रोसेसिंग यूनिट तो इतने परसेंट का कम पड़ता है, मतलब हम लोग को चीप में मिलता है। दैट इज़ वाई वी इम्पोर्ट वेरी वेरी लार्ज अमाउंट। इनफैक्ट अगर आप लोग बता दूँ तो $100 बिलियन का हमारा ट्रेड रिलेशन है इनके साथ, सॉरी, $100 बिलियन का ट्रेड रिलेशन है चाइना के साथ। इसमें से लगभग 60 to 70% का जो $60 to 70 बिलियन का जो ट्रेड सरप्लस है वो चाइना की तरफ है। मतलब चाइना इतना हम लोग को एक्सपोर्ट करता है और हमारे तरफ से जो वहाँ पे जाता है वो लगभग लगभग 40 to 30% ही है। तो हम लोग हैवीली, मतलब क्या बोलते हैं, नेगेटिव साइड में है, तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इकोनॉमिक फॉल आउट होता है। बट प्रॉब्लम, बट एक सेकंड चीज़ ये है कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो आपका फॉरेक्स रिजर्व है, वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा है हमारे पास। तो दैट इज़ वाई वी डोंट हैव राइट नाउ, कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है। बट सिंस ये जो आपका ट्रेड रिलेशन है वो हैविली बायस्ड टुवर्ड चाइना है, तो आज नहीं तो कल कभी भी ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, ठीक है। ये अभी रिसेंट का है। इसके सिवाय बीआरआई है जो कि रिसेंट के दो प्रोमिनेंट इवेंट्स है जो इंडिया को बुरी तरीके से खटक रहे हैं, ठीक है। और अदर भी जो मैंने आपको बताया, बॉर्डर डिस्प्यूट, आपका ब्रह्मपुत्र डिस्प्यूट, और अभी जो आपका ट्रेड रिलेशन डिस्प्यूट, दिस आर ऑल्सो द इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट, बट इसके साथ साथ इनको तो मेंशन आपको करना है, ठीक है। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी ये क्या है? मैंने आपको कई बार बताया कि डेट ट्रैप में क्या करता है चाइना, कि चाइना ऐसे कंट्रीज को टारगेट करता है जो कि मतलब बहुत ही वीक हो, उनके इकोनॉमिक कंडीशन वगैरह बहुत ही वीक हो, बट दे आर स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड, उनके पास कुछ तो वेल्थ होना चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए। मैं आप लोग इनका अगर एक छोटा सा मैप दिखाऊं, दिस इज द कंट्री जहाँ पे बहुत बुरी तरीके से उसने डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का उपयोग किया है और बुरी तरीके से इन लोग को डेट में फंसा के रखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये आपका आसपास का रीजन है, ये सारे के सारे कंट्रीज भी हैं जहाँ पे डेट ट्रैप हुआ है, मतलब ये ईरान, ये कजाकिस्तान, मंगोलिया, ये सब में बहुत ज़्यादा डेट ट्रैप हुआ है। बट प्रॉब्लम यही है कि उनका जो डेट ट्रैप है वो बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही कम हुआ है, ठीक है। तो दैट इज वाई वी आर नॉट टेकिंग, दिस इज अ वेरी वेरी, मतलब जो मतलब हाई लेवल वाले हैं उनका यहाँ पे सिर्फ देखा जाए, ठीक है। तो सबको लगभग इसने डेट ट्रैप में फॉलो करके रखा है। आप देखेंगे दिस आर द इम्पोर्टेंट रीजन, ये आपका सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने वाला इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर इसमें इसके ऊपर ये क्या करता है कि ऐसे कंट्रीज जो कि मतलब स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड हो या फिर इनके पास बहुत ज़्यादा मिनरल वेल्थ वगैरह हो, उनको ये टारगेट करता है। उनके अंदर काफ़ी बोलेगा कि हाँ मैं आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाऊंगा, आपके यहाँ पे रोड वगैरह बना दूंगा, रास्ते वगैरह बना दूंगा, और रेलवे वगैरह बना दूंगा, ये सब चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग के कर दूंगा। आप बस हमारी फंडिंग लीजिए और अपने यहाँ पे काम, मतलब करवाइए, हमसे करवाइए, हम लोग सारा का सारा काम भी करके देंगे और आपको कोई चिंता भी नहीं होगी। ओके, तो इसमें चाइना एक सेकंड कैविएट क्या रखता है कि मतलब उसने पैसे वैसे तो दे दिए, सेकंड वो जो लेबर लेके आता है वो चाइना ही अपने अपने ही लेबर्स लेके आता है, ठीक है। चाइना अपने काफ़ी हद तक अपने लेबर्स लेगा, 60 to 40% जो लेबर्स होंगे वो चाइना के आएंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट की लेबर्स होंगे वो चाइना के ही आएंगे, जो मीनियल वर्क्स वगैरह होंगे वो लोकल लोगों से करवाएगा, ठीक है। तो इसके वजह से क्या करता है ना कि एक तरीके से चाइना क्या कर रहा है, अपने लोगों को काम दे रहा है दूसरे कंट्री में, ठीक है। दूसरे कंट्री में सपोज कीजिए एक कंट्री है उसके अंदर अपने लोगों को काम दे रहा है,
अपना ही पैसा लगा रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा है, उनको लग रहा है हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, बट जिसको काम दिया है पैसा तो उसी को देगा ना। इसने ये जो मतलब जो भी पैसा इसने दिया है वो किसको देगा, जो भी वर्कर्स वगैरह काम पे लगा है, और वो वर्कर्स कहाँ के, चाइना के। तो इनडायरेक्टली वो अपने ही वर्कर्स को पैसा पे कर रहा है, वापस से पैसा उसी के पास आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो रहा है, इस कंट्री को लग रहा है कि हाँ मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पैसे तो उसके पास आ ही नहीं रहे हैं ना। जब पैसे आएंगे तभी तो उसका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज हो पाएगा। अगर पैसे उसके इकोनॉमी में नहीं रोटेट होने वाले हैं तो फिर उसके पास पैसे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को पे करने के लिए बचेगा कहाँ से। दैट इज वाई वो हमेशा सदा सदा हमेशा के लिए वो डेट ट्रैप में फंसा ही रहने वाला, ठीक है। तो इनफैक्ट यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, चाइना मैंने आप लोगों को श्रीलंका के मैपिंग में कई बार बताया कि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी पूरी तरीके से आपका श्रीलंका जो है वो बुरी तरीके से फंस चुका है। इसने अपना हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो आपको 99 ईयर्स के, सॉरी परसेंटेज लिखा, ईयर्स के लीज पे दे के रखा हुआ है चाइना के लिए, भाई तो अपना काम हम करते रहे, ठीक है। दिस इज हाउ द डेट ट्रैप पॉलिसी इज अफेक्टिंग मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। आप लोग ये देखिए, आपका ये जो रीजन है, ये मैंने आपको कई बार बताया, ये शील्ड रीजन है आपका अफ्रीका का। यहाँ पे बहुत हैवीली मिनरल वेल्स वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ है। मतलब कौन सा ऐसा मिनरल है जो यहाँ पे पाया नहीं जाता, ठीक है। आपका डायमंड से लेके यूरेनियम तक सारा का सारा मिनरल्स यहाँ पे पाया जाता है। कोयले से लेके डायमंड तक, डायमंड से लेके यूरेनियम तक, यूरेनियम से लेके पेट्रोलियम तक, सब कुछ यहाँ पे पाया जाता है। ये सारा का सारा रीजन आपका डेट ट्रैप के अंदर आ चुका है, ठीक है। आपके ही आसपास की कंट्रीज देखिए। अब देखिए आपके इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक क्या है, इंडिया के लिए, इंडिया क्यों इसके लिए इतना परेशान है कि भाई क्या बोलते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कर रहा है, डिप्लोमेसी कर रहा है। तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अगर क्या बोलते हैं इंडिया की बात करें तो ये देखिए, पाकिस्तान, यहाँ पर श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है। कुछ हद तक आप लोग इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस को भी पकड़ सकते हैं क्योंकि इनके साथ भी थोड़ा बहुत हमारा अच्छा खासा रिलेशनशिप है, ओके। तो इन सारे कंट्रीज को आप देख सकते हैं लाइन से कितना ज्यादा डेट एक्सपोजर है चाइना के लिए, ठीक है। कितना ज्यादा इन लोगों ने चाइना से बिलियंस ऑफ डॉलर्स में एक्सपोजर लेके आया। पाकिस्तान तो पूरी तरीके से भाई बर्बाद है, उसका तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। ये पुराना आंकड़ा है, ठीक है। अब तो और ज्यादा हो चुका है, अभी रिसेंटली इसको काफी सारा बेल वगैरह दिया है चाइना ने। तो इससे क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, एक तरीके से इंडिया के आसपास के जितनी भी कंट्रीज है उनको सबको टारगेट करके रखा है इसने, सबके अंदर इसने डेट ट्रैप करके रखा हुआ है। तो आज नहीं तो कल यहाँ के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो अपने पास लेके रख लेगा, और ये इंडिया के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। क्यों, इंडिया को कभी भी उस पॉइंट से वो टारगेट कर सकता है। जैसे सपोज करिए कि अगर उसने बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट ले लिया, ठीक है। वहाँ पे पोर्ट पे अगर उसने बोला कि हाँ भाई मैं अपने इस पोर्ट को मैं 99 ईयर्स के लीज पे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे वो चाहे तो अपनी आर्मी वगैरह खड़ी कर सकता है, अपनी नेवी इलाके यहाँ पे खड़ी कर सकता है, क्योंकि वो तो अब उसका पोर्ट हो गया। तो दैट इज वाई हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, हमारे बगल में ही आके वो खड़ा हो चुका है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो टेरिटरी किसका है, बांग्लादेश का टेरिटरी है। दिस इज हाउ द डेट पॉलिसी इज वर्किंग, और ये हमारे लिए कितना ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है। इसके इसके काउंटर में हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने जापानीज इन्वेस्टमेंट को हम लोग ने प्रमोट किया है। कहाँ पे, इंडिया ने इंडियन ओशन के रीजन में जापानीज इन्वेस्टमेंट खासतौर से जो चाबाहार पोर्ट है वहाँ पे हम लोग ने इसको किया। साथ ही साथ अफ्रीका के साथ हम लोग ग्रोथ कॉरिडोर बनाया है, जिसमें हम लोग जापान के साथ मदद ले रहे हैं, जापान का फंडिंग आ रहा है, इंडिया का सॉफ्ट पावर आ रहा है, और हम लोग अफ्रीका के साथ मिलके नए नए काम में ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। ये बीआरआई का एक तरीके से क्या कह सकते काउंटर है। हम लोग वहाँ के अफ्रीकन कंट्रीज को हेल्प कर रहे हैं कि भाई आप लोग अपनी इकोनॉमी डेवलप करोगे तो आप लोग बीआरआई से बाहर आ जाओगे, ये डेट ट्रैप से बाहर आ जाओगे, ठीक है। बीआरआई ने डेट ट्रैप से बाहर आ जाओगे, ओके। नेक्स्ट, इसके साथ हम लोग क्वाड वगैरह के अंदर भी काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ काम कर रहे हैं, सो दैट डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसे हुए जितने भी कंट्रीज हैं उनको हम लोग किसी ना किसी रूप में मदद कर सके, और उन लोग को ये पता चलता रहे कि भाई इंडिया इज देयर अगेंस्ट द चाइनीज इन्वेजन, या चाइनीज का कोई भी अगर डेट ट्रैप पॉलिसी के तहत अगर उसने कुछ भी फंसाने की कोशिश किया तो इंडिया आपकी मदद करने के लिए आ सकता है। दिस इज ऑल वी आर मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से ये करने के लिए, ओके। नेक्स्ट, लास्ट आपका आता है बीआरआई, ठीक है। बीआरआई, दिस इज द ये प्रोजेक्ट जो है ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका, शी जिनपिंग जो है उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट का अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, दिस इज द पॉइंट्स जो कि इसने जोड़ने की बात कही थी। दिस इज ओल्ड सिल्क रूट, ठीक है। ये सिल्क रूट हुआ करता था, ठीक है, सिल्क रूट हुआ करता था, और ये मैरीटाइम सिल्क रूट है। तो दोनों को इसने जोड़ने की कोशिश की है कि भाई चाइना से ये सारे के सारे रीजन को हम लोग जोड़ देंगे, और ये पूरा का पूरा जो एरिया होगा ये बीआरआई प्रोजेक्ट, पहले इसको वन रोड वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहा था, OBOR कहा जाता, ठीक है। तो आप लोग को अभी भी मैप्स वगैरह में OBOR लिखा हुआ मिल जाएगा, बट कोई बात नहीं, BRI और
ये सब एक ही है। ओके, तो अभी यही है कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स को वो जोड़ देना चाहता है थ्रू मैरी टाइम, थ्रू रोड रास्ता, थ्रू क्या बोलते हैं रेलवे कनेक्टिविटी, सब के तरह ये जोड़ना चाहता है। सारा का सारा सेंट्रल एशिया, यूरोप, एशिया सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और मैरी टाइम भी तरीके से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, ये सब जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दिस इज हाउ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज वर्किंग। इसमें इंडिया का कंसर्न क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है सेपेक। ठीक है, सेपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि इंडिया के रीजन, ये जो आपका इंडिया का रीजन है यहाँ से पास होता है। ठीक है, आपका यहाँ पे इंडिया का जो कश्मीर वाला पार्ट है, ठीक है, पीओके जो है मतलब पाकिस्तान ने जिसको ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, वो जो रीजन है वहां से सेपेक होके पास होता है। ठीक है, पाकिस्तान ने उसको विदाउट मतलब कोई भी ऐसा सलाह मशवरा किए उसने चाइना को दे दिया कि भाई चाइना आप उसको बनाओ। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे ही रीजन से निकल के आ रहा है। नेक्स्ट, पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा की मैंने बात करी, 99 ईयर्स के लिए लीज पे उसने ले लिया है। तो अब भाई आप समझिए कि आपके बगल में ही आके वो बैठ चुका है। ठीक है, ये आपका हम्बनटोटा पोर्ट यहाँ पे उसको बगल में आके बैठ चुका है कि भाई जब चाहिए तब मेरी मदद, मैं अपनी आर्मी को यहाँ पे रख सकता हूँ, नेवी को यहाँ पे रख सकता हूँ, क्योंकि भाई हमको हम्बनटोटा पोर्ट को बचा के रखना है। दिस इज ऑल, मतलब इस तरीके से वो चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान को अपने में ले लिया, श्रीलंका को अपने कब्जे में ले लिया। अब धीरे धीरे वो क्या बोलते हैं और पैर पसार रहा है, धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्लियर मतलब खड़ा करते चला जा रहा है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ये इंडिया को इस तरीके से गर्डल करने की भी कोशिश कर रहा है। दिस इज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी है, जो कि क्या बोलते हैं काफ़ी इंडिया के नेगेटिव पॉइंट्स में था। हालांकि इंडिया ने इसको काउंटर करने का कोशिश वगैरह कर लिया है, बट कोई बात नहीं, हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोलकाता पोर्ट अगर लिखा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कोलकाता पोर्ट उसने खरीद लिया है। इसका मतलब ये है कि वो चाहता है कि कोलकाता भी इंडिया के जो BRI प्रोजेक्ट है उसका एक सदस्य बन जाए। ठीक है, कोलकाता भी BRI प्रोजेक्ट का एक मेंबर बन जाए, सो दैट ये भी सब इंक्लूड हो जाए आपके मैरीटाइम सिल्क रूट में। एंशियंट टाइम्स में ताम्र लिप्ति होती थी उड़ीसा में, जो कि मैरीटाइम सिल्क रूट का पार्ट हुआ करती थी। ठीक है, तो दिस इज ऑल द प्लान, जो कि आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जो चाइना का बड़ा प्लान है, वो इसी तरीके से है कि भाई सबको जोड़ दो। सबको जोड़ने में ये जो काम कर रहा है, इसमें दिखाता है कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इसी के थ्रू ये डेट ट्रैप पॉलिसी को अपना एक्सपांड करा है। जैसे कि इसने सेंट्रल एशियन रीजन्स को दिखाया कि भाई मैं आपके यहाँ से ऐसा सिल्क रूट लेके जाऊंगा जो यूरोप को एक तरफ और एशिया को एक तरफ जोड़ देगा। ठीक है, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जिनके पास कोई एक्सेस नहीं है बाहर जाने का, वो खुश हो गई, हाँ भाई हमको रास्ता मिल रहा है, जहाँ बाहर निकलने का रास्ता मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लमेटिक चीज़ें क्या है कि ये रास्ता किसी भी काम में आने वाला नहीं है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा ये रास्ता बनाने के लिए, वो डेट ट्रैप की तरह काम करेगा, और अल्टीमेटली ये उसको मतलब वो पूरा का पूरा रास्ता जो है वो ऑपरेट कौन करेगा? चाइना ऑपरेट करेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ देखते रह जाएंगे कि हाँ हमारे रास्ते में से, हमारे रीजन में से जा रहा है और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। ठीक है, इंडिया ने इसके लिए क्या करके रखा है? इंडिया ने इंडो अंडमान निकोबार रीजन का मतलब डेवलपमेंट से रिलेटेड उनको क्या पता है स्ट्रैटेजिक एसेट की तरह काम करने की कोशिश की है। उसको वहाँ पे जो सुविधाएं हैं उनको और ज़्यादा एनहांस करने की कोशिश की है। नेक्स्ट, हम लोग बिम्स्टेक को बहुत ज़्यादा प्रमोट इसीलिए कर रहे हैं, सो दैट जो बे ऑफ बंगाल की जो कम्युनिटी है, जो आपका म्यांमार, थाईलैंड, आपका ये जो आपका बांग्लादेश है, ये सारे के सारे जो कंट्रीज है आपका मालदीव, श्रीलंका, ये सब, इनके ऊपर कोई भी ज़्यादा बुरा इफेक्ट ना पड़े, मतलब इनके ऊपर कोई भी ऐसा प्रभाव जो है वो इंडिया की तरफ है, प्रो इंडिया है, ना कि चाइना की तरफ चला जाए। ठीक है, बाकी अदर अदर जितने भी आपके फोरम्स है उसके ऊपर हम लोग चाइना के अगेंस्ट हम लोग जापान का उपयोग कर रहे हैं। चाइना जो जापान की पैसे हैं, जापान की जो फंडिंग है उसका उपयोग करके हम लोग चाइना के अगेंस्ट अलग अलग जगह पे स्कूल्स, कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स जैसी कंट्रीज के साथ हम लोग रेगुलर बेसिस पे टाइप वगैरह कर रहे हैं, सो दैट हम लोग इस रीजन में एक रीजनल पावर की तरह उभर के चले आए और चाइना का एक अल्टरनेटिव बन के रहे, सो दैट इस रीजन के जितने भी कंट्रीज है, अगर इनको लगता है कि हाँ हमारे पर डेट ट्रैप पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, या BRI प्रोजेक्ट की वजह से हम लोग बुरी तरीके से तबाह होते चले जा रहे हैं, तो उस सब से बचने के लिए वो किसके तरफ आए? इंडिया की तरफ आए। इंडिया उनके लिए बाएं फैला के खड़ा रहेगा कि भाई आओ हम लोग आपकी मदद करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट इंडिया वांट्स टू डू। ठीक है, चलिए इंडिया चाइना रिलेशनशिप में इतना ही। आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू, मैं चलिए बाय।